सेंचुरी को एक्सप्लोर करने लगता है। जब भी उसे किसी नए पक्षी के चहकने की आवाज सुनाई पड़ती है, वो रुककर अपनी दूरबीन से उसे खोजने लगता है। अब तक युग ने सैकड़ों अलग अलग प्रजाति के पक्षी ढूंढ निकाले हैं। अरे वाह, ये पक्षी कितनी अनोखी है, इतने सारे रंग, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से होली खेल कर आई है। माँ इसे देखकर कितनी खुश हो जाती। ये सोचकर युग को अफसोस होने लगता है, काश मेरे पास एक डिजिटल कैमरा होता, अब तक सारे पक्षियों के फोटो मैं कैप्चर कर चुका होता। खैर, ओवन के साथ साथ डिजिटल कैमरा भी विश लिस्ट में डालना पड़ेगा। युग उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। बीच बीच में उसे अन्य पर्यटक या फॉरेस्ट ऑफिसर्स दिख जाते हैं। उन्हें देखकर युग अपना हाथ हिलाता है और आगे बढ़ने लगता है। जब कभी युग को लगता है कि वो अपने रास्ते से भटक गया है, वो रुककर अपना नक्शा देखता है जो उसे टिकट काउंटर पर दी गई थी। चलते चलते अचानक युग को एक विचित्र आवाज सुनाई पड़ती है। युग झट से आवाज को पहचान लेता है। अरे, ये तो मोर के पुकारने की आवाज है। युग वहीं रुककर दूरबीन से मोर को ढूंढने लगता है। मोर की पुकार और तेज होने लगती है। अरे, ये आवाज कहां से आ रही है? मोर दिख क्यों नहीं रहा? युग चारों ओर मोर को ढूंढने लगता है। मिल गया। अरे, यहाँ तो दो मोर हैं, एक नीला, एक सफेद। मैंने सफेद मोर पहले कभी नहीं देखा था। ये तो अनोखा है। साइकिल को लॉक करके युग पैदल ही मोर की तरफ बढ़ने लगता है। ये तो चमत्कार हो गया। नीला और सफेद मोर दोनों एक साथ। उन पक्षियों से दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर युग वो अलौकिक नजारा देखने लगता है। देखते ही देखते वहां मोरनी भी आ जाती है। उसे देखकर दोनों मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। ये अनोखा दृश्य देखकर युग की सांसें चंद सेकेंड के लिए रुक जाती हैं। ये दृश्य मुझे जीवन भर याद रहने वाला है। ठीक उसी वक्त अचानक कहीं से दो लड़कियां वहां टपक पड़ती हैं और विचित्र तांडव करते हुए इंस्टा रील बनाने लग जाती हैं। ये देखकर तीनों पक्षी वहां से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। युग अपने बाल नोचने लग जाता है। उफ यार, ये इंसान मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते? क्या दुश्मनी है उन्हें मुझसे? जी कर रहा है एक दिन के लिए सीरियल किलर बन जाऊं। रमन राघव 3.0। पक्षियों को भागते देख वो लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। युग मिलन स्थल पर जाता है और उसे जमीन पर ढेर सारे सफेद और रंग बिरंगे मोर पंख बिखरे हुए मिलते हैं। युग उनको बटोरकर अपने बैकपैक में रख लेता है। तभी युग की नजर उसकी घड़ी पर पड़ती है। 1:30 बज गए। अरे नहीं, बाबा ने 2 बजे तक झील के किनारे वाले वॉच टावर पर पहुंचने को बोला था। युग साइकिल पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ रहा है, जंगल और घनी होती जा रही है। सूरज बादलों से ढका होने के कारण जंगल में ज्यादा उजाला नहीं है। दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। युग अपनी सांस पकड़ने के लिए रुकता है और बैकपैक से पानी निकालकर पीने लगता है। सरोवर आ क्यों नहीं रही है? मैं ठीक दिशा में हूं ना? जरा देखो तो। युग अपना नक्शा निकालकर देखने लगता है। अरे, ये क्या? मैं तो गलत दिशा में जा रहा हूं। सरोवर तो दूसरी तरफ है। धत तेरे की। युग अपनी दिशा बदलकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। जंगल के उस भाग में पक्षियों के अलावा और कोई आवाज नहीं आ रही है। युग को ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी दूसरे लोक में पहुंच गया है। कुछ देर तक यूं ही चलते रहने के बाद युग को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखता है। उसे देखकर युग चौंक पड़ता है। अरे, ये क्या? ये पेड़ तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या मैं पहले भी इस रास्ते से गुजर चुका हूं? कहीं मैं गोल गोल तो नहीं घूम रहा? हे भगवान, कहीं मैं जंगल में खो तो नहीं गया? युग फिर से नक्शा निकालता है और सिर खुजाते हुए नक्शे को समझने की कोशिश करता है। ये रही मेन रोड, जंगल के ठीक बीच से निकलती हुई। ये वो
कच्ची सड़क है जिसे लेकर मैं रेस्टिंग प्लेस तक पहुंचा। उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते बढ़ते मैं मोर की जोड़ी के पास पहुंचा। फिर ये कच्ची सड़क छोड़कर मैं सरोवर की तरफ बढ़ने लगा। फिर पता लगा कि मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, तो मैंने अपनी दिशा बदली और आगे बढ़ने लगा। अब तो सही जा रहा हूं मैं। ये पेड़ मुझे फिर से क्यों दिख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ठीक इसी तरह के दो पेड़ हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये वही पेड़ है। मैं जंगल में गोल गोल घूम रहा हूं। मैं जंगल में खो गया हूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी ओर दिलीप तराई अपने दो बंदरों के साथ ईस्ट गेट रोड के फॉर्च्यून ग्रिल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। टेबल पर हर प्रकार के पकवान रखे हुए हैं। चाइनीज, मुगलई, इटालियन, अवधी, कॉन्टिनेंटल और अमेरिकन। लल्लन और बब्बन खाने पर ऐसे टूट पड़े हैं जैसे कल ही प्रलय आ रही हो। दिलीप नवाबों की तरह मजे ले लेकर खा रहा है। टेबल के दूसरी तरफ बैठा हुआ है जेड। उस साइड की टेबल खाली है। वो चुपचाप बैठे दिलीप को अपनी आंखों से ऐसे नाप रहा है जैसे उसके लिए सूट सिलना हो। बब्बन बोलने लगता है, भाई जी, मजा आ गया आज तो। बड़ी तमन्ना थी यहाँ आने की, आज आपने ये भी पूरी कर दी। दिलीप भैया सबसे बेस्ट। लल्लन सहमति से सिर हिलाने लगता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह खाने से भरा हुआ है। दिलीप एम्ब्रास होकर बोलता है, चुपचाप खाओ बे, अभी तो डेजर्ट भी बाकी है। जेड थोड़ी सख्ती से बोलता है, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। दिलीप जवाब में बोलता है, बिजी तो हम भी चल रहे हैं जेड भैया, स्पोर्ट इवेंट छोड़कर आए हैं अपना। जेड एक लंबी सांस लेकर अपनी घड़ी देखता है। फिर वो वेटर को इशारा करता है और वेटर आकर उसके कॉफी की मग फिर से भर देता है। दिलीप पूछता है, मगर जेड भैया, आपको कलयुग का पता क्यों चाहिए? का किया है वो? आपका कुछ चुरा कर भागा है क्या? कहीं आपका गर्लफ्रेंड तो नहीं छीन लिया? जेड अपने गुस्से को दबाते हुए बोलता है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। दिलीप जवाब देता है, ऑफ कोर्स इट इज माई बिजनेस व्हेन इट कंसर्न्स कलयुग। एक बात बताइए, क्या करेंगे उसका पता जानकर? उसे कूट देंगे का? उन गुंडों के साथ युग को कूटने ही आए हैं ना? अरे सच बताइए, घबरा काहे रहे हैं? अरे हम आपके ही साइड में हैं, हम भी थोड़ा हाथ सेक लेंगे जलती भट्टी में। जेड परेशान होकर बोलता है, नहीं, मैं उसे कूटने नहीं आया हूँ, कुछ अधूरा काम बाकी है उसके साथ, बस। दिलीप टॉवल से हाथ पोंछते हुए वेटर से कहता है, हाँ भाई, डेजर्ट ले आइए। और वेटर को मेन्यू लाते देख बोलता है, अरे उसकी जरूरत ना है, सारे डेजर्ट ले आओ। वेटर जेड की तरफ देखने लगता है। जेड सिर हिलाकर सहमति देता है। मेन्यू का सारा डेजर्ट चट कर जाने के बाद आखिरकार तीनों एक एक करके टेबल से उठने लगते हैं। पहले दिलीप उठता है, फिर उसके बंदर। जेड काउंटर पर बिल पे करने लगता है। दिलीप उसके पास आकर बोलता है, 200 की 2 पत्ती निकालिए। जेड उसे 200 की 2 पत्ती पकड़ा देता है। दिलीप एक पत्ती वेटर को पकड़ाता है और दूसरी पत्ती गेट खोलने वाले को, और बोलता है, ऐश करो। रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद दिलीप जेड से पूछता है, हाँ अब बताइए, का सेवा करें हम आपकी। दूसरी ओर युग जंगल की गहराई में उतरता चला जा रहा है। उसे पूरी तरह से दिशा भ्रम हो चुका है। नक्शे ने एकदम से उसका साथ छोड़ दिया है। अब युग पूरी तरह अपनी तकदीर के हवाले है। युग अपनी घड़ी देखता है। अरे नहीं, 2 बज गए। माँ बाबा वॉच टावर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। युग जोर जोर से पैडल मारते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है।
जंगल के उस भाग में एक भी इंसान नहीं दिख रहा है। अब कहां मर गए सब के सब। पहले तो 1 मिनट चैन से बैठने तक की फुर्सत नहीं दे रहे थे। अब जब जरूरत आन पड़ी है, एक भी भटका हुआ प्राणी नहीं दिख रहा है। युग दिशाहीन होकर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, मगर उसे ये नहीं पता कि वो रास्ता उसे कहां ले जा रहा है। अचानक युग को पीछे से विचित्र आवाज आने लगती है। युग झट से पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं है, बस पेड़ ही पेड़ हैं। युग और तेज साइकिल चलाने लगता है। कुछ देर बाद युग को वही आवाज अपने ऊपर से आने लगती है। युग झट से ऊपर देखता है, वहां भी कोई नहीं है, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं जो पूरे रास्ते को छत की तरह ढके हुए हैं। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? कहीं ये भूत तो नहीं? भाग साला, डरपोक कहीं का, किंडरगार्टन में है क्या? युग अपनी रफ्तार और तेज कर देता है। पैडल मार मार कर उसकी सांस फूलने लगी है। कुछ देर बाद युग को फिर से वही विचित्र आवाज सुनाई पड़ती है, अब की बार उसके दोनों तरफ से। अब युग थोड़ा थोड़ा डरने लगा है। भाई साहब, ये कैसी आवाज है? कोई दिख क्यों नहीं रहा? तभी अचानक कुछ अदृश्य शक्ति युग की लाल टोपी खींच कर ले जाती है। युग अपने चारों ओर देखने लगता है, मगर उसे दिखती है सिर्फ हरियाली। अब युग को पूरी तरह आने लगा है डर। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। टोपी हवा के झोंके से उड़ गई होगी, मगर हवा से उड़कर गई तो गई कहां? दिखनी तो चाहिए। कहीं सच में तो भूत नहीं आ गया? हे हनुमान, बचा ले। युग हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक युग को बाईं आंख के कोने से कुछ हिलता हुआ दिखता है, मगर युग के पलटने से पहले ही वो गायब हो जाता है। जय कपिष्ट लोक उजागर, बचा ले मुझे अंजनी पुत्र। युग को वो विचित्र आवाज अपने चारों ओर से आने लगती है और एक एक करके वो छोटे छोटे जंतु बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें देख युग चिल्ला उठता है, अरे ये तो लंगूर हैं। समझ नहीं आ रहा इस बात की मैं खुशी मनाऊं या खौफ। देखते ही देखते पूरा इलाका लंगूरों से भर जाता है। ग्रे रंग के छोटे मगर बेहद ही फुर्तीले लंगूर युग को चारों ओर से घेरने लगते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर युग का पीछा करने लगते हैं। इतने सारे लंगूर, मुझे अपनी शक्ति को सक्रिय करना ही होगा। युग अपने मन में फुर्तीला बनने की तीव्र इच्छा प्रकट करने लगता है और अपना जाप शुरू कर देता है। हे मेरे शरीर की शक्ति, मेरी मदद कर, मुझे इन लंगूर जितना फुर्तीला बना दे ताकि मैं इनसे बचकर भाग सकूं। मेरे शरीर की शक्ति, मेरी मदद कर। देखते ही देखते युग को अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसके शरीर में हजारों तरंगे एक साथ उठ रही हों। उसके दिल की धड़कन और सांसें तेज होने लगती हैं। उसके शरीर में असीमित ऊर्जा भरने लगती है। उसे तेज एड्रेनाइल रश का अनुभव होने लगता है। युग के शरीर में उसकी शक्ति सक्रिय हो उठती है। वो शैतान लंगूर पेड़ से लटक लटक कर युग को छेड़ने लगते हैं। कभी उसके बैकपैक को छीनने की कोशिश करते, कभी उसके बाल खींचने की। युग बड़ी कुशलता से अपनी साइकिल मोड़ते हुए उनके वार से बचने लगता है, मगर युग ये भूल जाता है कि ये जंगल उनका है। लंगूर युग का रास्ता रोककर उसे बगल वाली पतली सड़क लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। युग वो सड़क लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगता है, मगर ये नजरअंदाज कर देता है कि वो सड़क पूरी तरह सूखे पत्तों से ढकी हुई है। इससे पहले कि युग कुछ समझ पाता, वो अपनी साइकिल समेत एक बड़े से गड्ढे में जा गिरता है। क्या युग उस गड्ढे से जिंदा निकल पाएगा? क्या वो लंगूर युग को वापस जाने देंगे? आगे की कहानी जानने